हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं आपके इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई की बात करूं तो क्लास किंडरगार्टन से लेके 12 तक के सारे ही आपको सब्जेक्ट्स कवर होते हैं विद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही में हिंदी मीडियम चैनल भी है जो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के ही सारे ही आपको कोर्सेज प्रोवाइड करता है। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक बार आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। ठीक है, तो ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसका हम बुक ओवरव्यू देख चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर का चैप्टर ओवरव्यू भी देख चुके हैं। देखिए, चैप्टर ओवरव्यू मैंने आपको बताया था कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें है नहीं, सिर्फ 3 चीज़ों कवर करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, फिर इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और लास्ट में है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिसको भी आप मिस कर ही नहीं सकते। अब देखिए, ग्रेट डिप्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये वाली चीज़ है ना, ग्रेट डिप्रेशन एक हिस्ट्री का पार्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप बोलेंगे हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं मैम, हम सब छोड़ छाड़ के अभी आए 10th में, आप फिर से हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स में। तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं है, एक्चुअली इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कहाँ से हुआ, हमें क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा हो, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं है, उसकी टेंशन मत लो, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ एकदम फटाक से याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये वाले वर्ड को ना मुझे तुम लोग को बिल्कुल भी डिफाइन करने की ज़रूरत है ना। ये डिप्रेशन जो वर्ड है ये बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू इट। डिप्रेशन की बात करूँ और हमारी जनरेशन की बात करें तो जैसे कि मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन वगैरह की हम सबकी बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जिससे हम बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हो गए हैं। जैसे हम कभी कभी ऐसा डिप्रेस फील करते, वी डोंट फील गुड और बहुत डाउनफॉल चलता है हमारी लाइफ में, ऐसी इकोनॉमी के साथ भी होता है, उसका भी डाउनफॉल चलता है, उसको भी बुरा लगता है, वो भी सैड होती है और सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती जैसा वो चाहती है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। एक तरीके से हर चीज़ में डाउनफॉल हो जाना। डाउनफॉल कैसा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी, मैंने क्या बोला था, पीसीआई याद रखो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। हो सकता है आपने प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली प्रोडक्शन हो गया, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो इकोनॉमी को चलाती हैं। इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोगों को काम करने का मौका मिलता है टू अर्न अ लिविंग, वे यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग फॉर इट, दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या ऐसा सिस्टम है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1, रिमेंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो डिप्रेशन की अगर मैं बात करती हूँ, ऐसा फेज आना इकोनॉमी में जब आपकी हर चीज़ ठप पड़ जाए, हम बोलते हैं ना मार्केट मंदा चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा, बहुत डाउनफॉल चल रहा है, उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमी। या हम बोल सकते हैं एक और टर्म यहाँ पर जैसे चलता है, रिसेशन। कौन सा है, रिसेशन। ठीक है, रिसेशन का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डाउनफॉल आना, किसी भी चीज़ का एक तरीके से बोलते हैं ना खत्म हो जाना, एक तरीके से डाउनफॉल जाना, बहुत स्लो ग्रोथ रेट होना, उसको हम बोलते हैं रिसेशन चल रहा है मार्केट में। इससे क्या होता है, रिसेशन से क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती है हमारे मार्केट में। अब जैसे कि देखिए, मार्केट में ना रिसेशन हो गया, इकोनॉमी डिप्रेशन, आप न्यूज़पेपर्स अगर पढ़ते होंगे ये सारे वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आप अपने इंडियन इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, वर्ल्ड इकोनॉमी को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आपको हर एक चीज़ समझ आती है, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडिंग इट योर सिलेबस। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि आज मैंने आपको रिसेशन समझा दिया ना, तो आपको मार्केट कंडीशंस अच्छे से समझ आने लगेंगे, कैसे क्या होता है, क्या एक चेन रिएक्शन चलता है इकोनॉमी में, क्योंकि हर चीज़ का कहीं ना कहीं असर होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हर जगह है, अगर यहाँ पे कोई चीज़ होगी तो उसका इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। वैसे इकोनॉमी भी होता है, अगर रिसेशन आ रहा है तो कहाँ कहाँ उसका इफेक्ट दिखेगा वो हम पढ़ने वाले हैं, और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं कि कैसा एक ग्रेट डिप्रेशन पीरियड आया था 1929 में, जिसने पूरी कहानी बदल दी। ठीक है, रिसेशन और डिप्रेशन का मीनिंग समझ आया। तो जो हम पढ़ रहे हैं ग्रेट डिप्रेशन 1929 में, बात कर रही हूँ 1929 की, और ये जो आया था पूरा, ये आया था यूएसए में। ठीक है, ये आया यूएसए में था, लेकिन इसका असर पूरे वर्ल्ड पे था। ठीक है, कब तक चला,
1929 से लेके 1939 तक, मतलब जो एक डिप्रेशन वाला पीरियड था, जो एक रिसेशन वाला पीरियड था, उसको कवर करने के लिए ही हमें ऑलमोस्ट 10 ईयर्स लग गए। तो इकोनॉमी में कोई भी चीज़ ख़राब बहुत जल्दी होती है ना, हमारी डेली लाइफ में भी ख़राब बहुत चीज़ें जल्दी होती है, लेकिन उसको सुधारने के लिए बहुत टाइम लगता है। और वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी होता है, इकोनॉमी में भी होता है कि चीज़ों को सुधारने में बहुत टाइम लगता है। पिन पॉइंट्स करना प्रॉब्लम को कि पॉवर्टी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, इट्स वेरी ईजी, लेकिन उस चीज़ पे काम करके उसको ठीक करने में सालों लग जाते हैं। दैट इज़ वाई हम फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को कि ऐसी स्कीम्स निकालिए, वो करिए। गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि हम ऐसा यूथ निकाले जिसको सब आता हो, स्किल्ड एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं। वाई? ताकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दिखते हैं इसके। ऐसा नहीं कि 1-2 साल में आपको इफेक्ट्स दिख जाएंगे, कि 1-2 साल में बिल्कुल हम फिर से सोने की चिड़िया हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, टाइम लगता है, ठीक है। हम उस टाइम को कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते कि आज हम बिल्कुल ज़मीन में हो, कल बिल्कुल आसमान में हो। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलरली इस वाले केस में भी अगर हम बात करें ग्रेट डिप्रेशन की, तो इकोनॉमी को रिकवर होने में टाइम लगता है। अब बात आती है कि भाई ये आया कैसे, ये आया ही क्यों? तो मैं बात करती हूँ, इसकी कहानी जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे पास जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, आप सभी को पता है कि इंडिया भी एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, है ना। ब्रिटेन सप्लाई करता था हमें गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिया को हमने क्या बना दिया था, बेसिकली रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडर। हम रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते थे ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स अपने अच्छे से प्रोड्यूस करते थे गुड्स एंड सर्विसेज को, इंडियन मार्केट में ला के रख देते थे। और वैसे ही सिर्फ इंडिया नहीं, और भी डिफरेंट कॉलोनीज थी, डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट कंट्रीज़ में थ्रू पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो क्या होता था कि ऑफकोर्स सी बात है कि वर्ल्ड वॉर में प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि हमें सारी चीज़ें करनी है, हमें वॉर गुड्स भी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, ठीक है। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या हुआ, ड्यूरिंग, मैं किसकी बात कर रही हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, ठीक है। तो डिमांड को पूरी करने के लिए ब्रिटेन हो गया और भी जो नेबरिंग कंट्रीज थी, उन्होंने क्या बोला कि हम यूएसए से चीज़ें लेना शुरू करते हैं, ठीक है। यूएसए से हम क्या करेंगे, तो यूएसए से इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, इंपोर्ट। किसने, जैसे कि मैं आपको बात कर सकती हूँ यूरोपियन कंट्रीज की, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज ने एक तरीके से इंपोर्ट करना कहाँ से शुरू किया, यूएसए से। फाइन, इतना क्लियर हुआ आप सभी को? ये आपको कहानी इसलिए समझा रही हूँ, जब हम उसका एकदम थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए। आपको कहानी के थ्रू बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से जनरल नॉलेज का सवाल है ये, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, यूएसए में शुरू हुआ। इसका पूरा इम्पैक्ट आपको वर्ल्ड इकोनॉमी में दिखा। 1929 में शुरू हुआ, रिकवर करते करते 1939 हो गया। कैसे शुरू हुआ था, अब वो कहानी हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पढ़ रहे हैं, जहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ ने ड्यूरिंग द वॉर, जो वॉर चल रहा था, अपनी डिमांड्स बढ़ा दी और उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज से इंपोर्ट करना शुरू किया, जैसे कि यूएसए। तो जब हम इंपोर्ट करना शुरू किया तो इसके पास बहुत सारा बिजनेस आया, है ना। तो इनका क्या हो गया, यूएसए ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया, हर एक चीज़ ज़्यादा होने लगी, इन लोग को प्रॉफिट भी होने लगा यूएसए को। तो यूएसए का जो मार्केट था एकदम इंक्रीज हो गया, बूम कर गया, बहुत अच्छे से चलने लगा, सब बढ़िया चलने लगा। यूएसए एक तरीके की बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन फिर क्या हुआ, वॉर ख़त्म हुआ, और वॉर के बाद क्या होता है आप सभी को पता है, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। बहुत बुरी हालत हो जाती है, रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही केस यहाँ पे भी हुआ, जो यूरोपियन कंट्रीज एक तरीके से इंपोर्ट कर रही थी यूएसए को, उनको प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही थी, सडनली उनके पास कोई डिमांड ही नहीं थी। कैसे होगी डिमांड, क्योंकि उनके पास, मैंने क्या बोला, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपको मौका मिलता है, आप काम कर सको, उसके बदले में आपको अर्निंग्स मिलती है। लेकिन ना अर्निंग हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना छा गया है, कुछ भी नहीं है, तो हम डिमांड रखेंगे ही कैसे। तो यूरोपियंस के पास अब कोई डिमांड नहीं थी, है ना, नो डिमांड। तो वो यूएसए से उन्हें इंपोर्ट करना बंद कर दिया। लेकिन यूएसए जो भाई साहब है, भाई इनने तो अपना पूरा सब कुछ फुल करके रखा था, क्योंकि ये तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, इसलिए इन लोगों ने ओवर प्रोड्यूस कर दिया, इनका सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन डिमांड यहाँ पे थी ही नहीं।
डिमांड यहाँ पे थी ही नहीं। तो क्या हो गया, यहाँ पे ओवर प्रोड्यूस हो गया। अब जब हम प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं ना, तो जब हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हम हर जगह इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, बैंक से पैसा जमा कर देते हैं, हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब हैप्पी टाइम आता है तो कहीं पर हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए। वही यूएसए की गवर्नमेंट के भी थ्रू तब हुआ कि उन्होंने हर जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, सब चीज़ें हो गई, लेकिन जैसे जैसे लॉसेस अर्न होने लगे, क्यों, सडनली तो इतना डिमांड आपका हाई होने लगा, आप प्रॉफिट अर्न करने लगे। सडनली अगर डिमांड कम हो जाएगी तो आपके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपके पास सप्लाई इतना ज़्यादा लेकिन कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा, तो प्रॉफिट की जगह अब क्या होगा, आपको लॉस होगा। और यही लॉस उनके स्टॉक मार्केट में दिखने लगा और स्टॉक मार्केट हो गया क्रैश। अब देखो, सबसे पहले जब भी इकोनॉमी में कोई खतरा आता है ना, तो लोग सबसे पहले अपना पैसा बचाते हैं कि जो हमने बैंक्स में लगाया है ना, उस पैसे को सबसे पहले निकालो, पता चला ये भी डूब गया। तो वही होने लगा कि सब अपना पैसा बैंक से निकालने लगे। तो फाइनेंशियल एक तरीके से कंडीशन यूएसए की पूरी डाउन हो चुकी थी। तो उसी की वजह से रिसेशन, ये पूरी चीज़ें हुई, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट आने लगी। जो वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, डिमांड इतनी हाई थी, प्रोडक्शन इतना अच्छा चल रहा था, प्रॉफिट इतना बढ़िया चल रहा था, सडनली सब चीज़ें बंद हो गई और यूएसए की इकोनॉमी एक तरीके से इतना सफ़र करी कि वो रिसेशन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, अब इसी कहानी को हम समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यूएसए ने रिवाइव करने की कोशिश नहीं करी। अगर मैं बात करूँ 1929 से लेके 1933 तक बहुत सारे स्टेप्स लिए गए टू रिवाइव दी इकोनॉमी ऑफ यूएसए, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी। फिर 1933 में बदलाव आना शुरू किया, एक न्यू डील करके कॉन्सेप्ट आया, जहाँ पे हमने नई तरीके से चीज़ों को किया और फिर जाके 1939 में हम बोल सकते हैं इकोनॉमी फिर से स्टेबल हो गई थी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसको हमें समझना ज़रूरी नहीं है, बस इससे हमें समझ आया जो इकोनॉमिक लेवल पे जो हमने चीज़ों को डील किया, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिमांड आपकी, एग्रीगेट सप्लाई आपका इतना ज़्यादा हो गया लेकिन एग्रीगेट डिमांड आपकी बिल्कुल कमी हो गई। ये सारे जो हम कॉन्सेप्ट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, मैक्रो लेवल पे, किसी माइक्रो लेवल पे हम स्टडी नहीं कर रहे, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी ने कैसे सफ़र किया। देखो माइक्रो मैक्रो के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको ये बता देती हूँ। अगर मुझे अपने घर का बजट बनाना है, ठीक है, कि मेरी सैलरी इतनी है, इतना मुझे रेंट देना है, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, इतना मुझे अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए देना है, हर एक चीज़ करनी है, तो ये सब क्या हो गया, माइक्रो लेवल पे हो गया। वहीं पे जब मैं मैक्रो लेवल की बात करती हूँ, वो होता है जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट बजट बनाती है। ठीक है, तो घर का बजट बना रहे एक तरीके से माइक्रो इन्वायरमेंट का कंसेप्ट हो गया और वो वाला मैक्रो। ठीक है, तो ये सारे जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी, एक इंसान अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो वाली बात अलग है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझ लो आप। लेकिन आगे इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, होपफुली कहानी समझ आई होगी। पूरी कहानी जो हमारी चली 1929 से लेके 1939 तक। ठीक है, ये पूरी कहानी हमने पढ़ी है। अब हम आते हैं थोड़ा इसको हम कैसे लिखें। हमने पहले पूरी कहानी समझ ली, पूरी तरीके से पढ़ ली, है ना। डिप्रेशन की अगर मैं बात करूँ, ग्रेट डिप्रेशन 1929 की कॉजेस क्या थे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। क्यों, क्योंकि सबने इतनी जगह इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, सडनली आपका ओवर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो गया, डिमांड आपकी है नहीं, लॉसेस आप दिखाने लगे, तो आपका स्टॉक मार्केट जो था एक तरीके से क्रैश होने लगा, गिरने लगा। क्या हुआ, इससे पैनिक डेवलप हुआ लोगों के बीच में, इन्वेस्टर्स के बीच में। उन्होंने सबसे बोला कि सबसे पहले अपना पैसा बैंक से निकालो। तो मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स फेल्ड एज अ रिजल्ट। तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र किया गया। पहला कॉज क्या था, इसका याद रखना है कि स्टॉक मार्केट क्रैश। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, चलिए ग्रेट। आगे इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या हुए, जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ उसका इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या हुए। अबंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, सबसे ज़्यादा क्या हुआ। अभी तुम इतने सारा तुम बोल रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हमें वीट चाहिए, ये चाहिए, सडनली आपको कुछ भी नहीं चाहिए। क्या हो गया, हमारा ओवर अबंडेंस। ओवर अबंडेंस क्या होता है, एक तरीके से सप्लाई आपका बहुत ज़्यादा हो जाना, यानी आपने एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, को हम क्या बोलते हैं, ओवर अबंडेंस। ठीक है, ये सारे अच्छे अच्छे टर्म्स है ना, उसको भी एक तरीके से साइड में लिख लेना, ये आपके आंसर लिखने की कैपेबिलिटी को और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स का सप्लाई बन गया, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ड्रॉप हो गए। अगर मेरे पास सिर्फ एक चॉकलेट है ना, तो मैं किसको दूंगी, नहीं जो मुझे देगा 100 रुपये मैं उसको दूंगी, तो आपने उसको दे दी। लेकिन आपके पास 10-15 चॉकलेट है तो आप बांट देते हो।
सिमिलरली इकोनॉमी में भी यही होता है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे कि हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्केयरसिटी का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे चीज़ें स्केयर नहीं है, यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा हैं और बॉन्ड्स भी इतनी नहीं है, तो क्या हो गया, प्राइजेस उसके कम हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा थोक में आपको पता है हम होलसेल मार्केट में जाते हैं, ठीक है, हम क्यों जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती है ना, हमें थोक में मिल जाती हैं। तो वैसे ही आप समझ लीजिए यहाँ पे ना थोक में मिल रहा था हमें सामान, पूरा एग्रीकल्चर जो गुड्स थे बिल्कुल एकदम अवेलेबल थे, लेकिन प्राइसेस उसके बहुत कम थे क्योंकि डिमांड उतनी थी नहीं। कंपटीशन फ्रॉम न्यू वीट प्रोड्यूसिंग सेंटर्स लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सन द सिचुएशन। वैसे ही हमारी हालत ख़राब है, उसमें एक और हमारे पास कॉम्पिटिटर आ गया तो और हमारी ज़्यादा बुरी हालत हो गई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इकोनॉमिक इफेक्ट्स। देखो मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको ग्रेट डिप्रेशन जो पैराग्राफ वाइज दिया रहता है अधिकतर हर जगह, मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिखा है ताकि आपको आंसर्स लिखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। एक बार इकोनॉमिक इफेक्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ग्रेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन पता है आपको क्या होता है, एक चीज़ से एक और चीज़ बढ़ी, एक चीज़ से एक और चीज़ बढ़ी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। अब जैसे कि इमोशंस की बात करें है ना, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाती हूँ कि चेन रिएक्शन का क्या मतलब होता है। सपोज मेरा मूड ख़राब है, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरा मूड ख़राब है, तो मुझसे कोई भी बात करेगा तो मैं उस पर चिल्ला दूंगी, क्या ज़रूरत है मुझसे बात करने की, हर छोटी बात में मैं चिड़चिड़ करूंगी, हर काम मेरा बिगड़ने लगेगा, है ना, हर चीज़ चिड़ मच रही है, इधर से वो चीज़ फेंक रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरीके से चेन रिएक्शन है, क्योंकि आपका मूड अच्छा नहीं था इसलिए आपके बाकी सारे काम भी अच्छे नहीं हो रहे। सिमिलरली अगर मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, तो मैं जो भी काम करूँगी उसी तरीके से माइंडसेट से करूँगी, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन की, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ना, ठीक है। जैसे कि किसी दिन आप बहुत खुश रहते हैं, आपको सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, आप हर काम अच्छे से करते हो, लेकिन किसी दिन अगर आपका मूड ख़राब है तो आप कुछ भी नहीं करते। सिमिलरली इकोनॉमी में भी चेन रिएक्शन होता है। सबसे पहले क्या हुआ चेन रिएक्शन, अंडर कंजम्पशन। अंडर कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, हमने पहले वाले उसमें क्या बात करी, ओवर अबेंडेंस, बहुत सारा प्रोड्यूस हुआ गुड्स एंड सर्विसेज। अंडर कंजम्पशन क्या हो गया, प्रोड्यूशन तो हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, प्रोडक्शन, कंजम्पशन है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या बोला था, जब खुशी होती है ना हमारी, कई बार हम गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं, तो वही ओवर इन्वेस्टमेंट हुआ, इतना ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने कुछ सोचा ही नहीं कि अगर कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई तो आप क्या करोगे, कोई बैकअप प्लान है ही नहीं, तो वही ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया था, ठीक है। पाइल्ड अप स्टॉक्स ऑफ गुड्स ड्यू टू लो डिमांड, अगेन सेम चीज़ रिपीट हो रही है कि बहुत ज़्यादा लो डिमांड हो गई थी, सप्लाई बहुत ज़्यादा उसके बदले में ज़्यादा हो गया था। रिजल्टेड इन लोअर प्राइस एंड रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन फॉर बिजनेस। सिमिलर सी बात है, क्योंकि आप कोई आपका सामान लेने को रेडी नहीं है, आपके पास इतना सारा प्रोडक्शन रखा हुआ है, कोई लेने को रेडी नहीं है, तो आपका प्रॉफिट से कहाँ आ गए आप, लॉसेस में जाने लगे, ठीक है। क्लियर, चेन रिएक्शन का फटाक से स्क्रीनशॉट। डन, समझ आया अभी तक चेन रिएक्शन, ठीक है। मुझे भी चेन रिएक्शन चाहिए, ठीक है, मैं इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो आपको भी अच्छे से रिप्लाई देना, तो मैं भी खुश हो जाऊंगी, आप भी खुश हो जाओगे, तो एक चेन रिएक्शन मुझे ये वीडियो पे भी चाहिए, ठीक है। चलो, चेन रिएक्शन का एक और चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करो, 1 मार्क क्वेश्चन आता है इससे, अभी बताती हूँ क्या आता है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। पहली बात करती हूँ, शार्प राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, अब प्रोडक्शन हो नहीं रहा, क्योंकि जो बना हुआ प्रोडक्शन है वही नहीं बिक रहा, तो और तुम प्रोड्यूस करेंगे नहीं, तो हम लोग को क्या बोलते हैं, टाटा बाय बाय, भाई तुम्हारा काम हो गया, अब हमारे पास काम नहीं है, अब जाओ। तो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, लोगों के पास काम ही नहीं बचा, क्योंकि कंपनी के पास क्या था कि इतना सारा ऑलरेडी स्टॉक था कि अगर वापस रिवाइव भी करते तो पहले इसको हम निकालेंगे, फिर हम किसी नए इंसान को रिक्रूट करेंगे कि फिर से हमारे साथ काम करे। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्कोर्ड फ्रॉम, जहाँ पे सिर्फ 3%, वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ इसको थोड़ा मार्क कर लीजिए, जहाँ पे सिर्फ 3% अंडर एम्प्लॉयमेंट थी, या मैं बोलूँ अनएम्प्लॉयमेंट थी, वो 25% तक बढ़ गई। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक आपका स्टैटिस्टिकल डेटा है, उसको आप याद करके रखो, स्टैटिक डेटा है, इसको याद करके रखो। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि अंडर ग्रेट डिप्रेशन 1929 व्हाट वाज द परसेंटेज चेंज, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिड्यूस डिमांड फॉर गुड्स लेड टू द प्रोडक्शन कट्स एंड एक्स्ट्रा ब्रेटिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में किसी चीज़ का बढ़ना, जॉब लॉसेस, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। चलो, ये वाला याद रखना है ना, 3% टू 25% याद रखिएगा। चलो, सिग्निफिकेंस इन इकोनॉमिक्स, ये जो हमने ग्रेट डिप्रेशन पढ़ा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक्स का,
एक तरीके से इसने मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक तरीके से आगे बढ़ाया है। तो शिफ्ट इन इकोनॉमिक थिंकिंग, हमारी शिफ्ट हुई इकोनॉमिक थिंकिंग में कि नहीं यार ऐसे सिचुएशन आ गया, इतनी खासी जो इतना अच्छे से डेवलप करी थी इकोनॉमी, क्या हालत हो गई उसकी, और उसको इतना टाइम लग गया रिवाइव होने में। ऐसा क्या हमने सही किया, ऐसा क्या हमने गलत किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, और जो चीज़ें सही करी इसको हम कैसे कंटिन्यू करें कि हम कभी भी ऐसी स्टेट में वापस आए ही ना, है ना। तो उसी को हमने सिग्निफिकेंस इन इकोनॉमिक्स की बात करें तो शिफ्ट हुआ इकोनॉमिक थिंकिंग में, कोलैप्स ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरीज एंड राइज ऑफ कीनीजियन इकोनॉमिक थ्योरी। एक हमारे इकोनॉमिक्स है जिनके बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उनकी जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ डिस्टिंक्ट फीचर और अ फील्ड टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इकोनॉमिक डाउनफॉल्स या डाउन टर्न्स। हमने एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया कि कैसे इतने मेजर इश्यूज़ को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और क्यों इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, होपफुली ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स तो ठीक है आप ले रहे हो, इसको लिखना भी है, अपने पॉइंट्स में लिखना, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक देना, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ये मैंने पॉइंट वाइज क्यों बनाया है, क्योंकि हर जगह आपको यूजुअली पैराग्राफ वाइज दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मैंने हर एक चीज़ का ऐसा दिखा है कि सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक्स में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या असर हुआ, ठीक है, क्या हमारा चेन रिएक्शन था, इस तरीके से इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि हर एक चीज़ हर एक पॉइंट के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, होपफुली आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा हो। फाइन, आप इसका एक फ्लो चार्ट की तरह भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे फ्लो चार्ट ग्रेट डिप्रेशन का, कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैंने लिख दिया यहाँ से 1929 से, यहाँ पे लिख दो लास्ट में 1939। ठीक है, आप इसमें लिख दो सबसे पहले आया स्टॉक मार्केट क्रैश, ठीक है, लॉसेस होने लगे, ओवर प्रोडक्शन हो गया। सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आप इस तरीके से बना सकते हो। ये एक तरीके से याद रखने के तरीके होते हैं। ओवर प्रोडक्शन हो गया, उसके वजह से क्या हो गया, हमारा लॉसेस शुरू हो गए, साथ में हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, डाउनफॉल हो गया, फिर धीरे धीरे रिवाइव करके 1939 तक हम आ गए। ठीक है, ऐसा फ्लो चार्ट हम जब बनाते हैं ना, याद करते हो तो ऐसे 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 करके, तो हमारे दिमाग में चीज़ें रहती हैं, एकदम क्लियर रहती हैं। समझ आया, कोई इसमें इशू तो नहीं है, पक्का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रेट डिप्रेशन 1929। होपफुली आपको ये सेशन में ये पूरा क्लियर हो गया होगा। आपको अच्छे से नोट्स बनाने, जैसे मैंने बताया फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। वंस अगेन आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सीबीएसई की बात करें तो किंडरगार्टन से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के सारे ही कोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम चैनल में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक अवेलेबल हैं। साथ में सीबीएसई के अलावा भी और भी बोर्ड्स हम कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स है। वी आर ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, लाइक यूट्यूब पर तो आपको हमें सब्सक्राइब करना ही है, फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप टू, वहाँ पे भी आपको हमें फॉलो करना ताकि कोई भी अपडेट और नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक बार ज़रूर जाके चेक करिएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बने रहिएगा आगे की क्लासेस के भी लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।